दिन बदलते हैं, खबरें बदलती हैं, लेकिन एक खबर पर आप और हम टिके रहेंगे और वो है देश की अर्थव्यवस्था की खबर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अब सीएनजी के रेट कितने बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम अगली बार कब बढ़ सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार रहे व्यक्ति ने, प्रोफेसर ने, अर्थशास्त्री ने क्या गंभीर चेतावनी दी है और क्या सलाह दी है। आपको ये भी बताएंगे कि कृषि मामलों के जानकार ने कौन सी हिदायत दी है नरेंद्र मोदी सरकार को, और यदि वो साहस दिखा पाते हैं, उस सलाह का पालन करते हैं, तो किस तरह से प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। क्योंकि अब समय आ गया है गंभीर और साहसिक आर्थिक फैसलों का। इन सब से इतर अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे को पूरा करके रवाना हुए, और तब देश के विदेशी मामलों के एक बड़े जानकार ने एक सटीक टिप्पणी की कि इतना क्यों अमेरिका को तवज्जो दी जा रही है बाकी देशों के मुकाबले, क्या हित दांव पर लगे हैं। इन सब से इतर हम बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक उलटफेर की। क्या सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ेगा और डीके शिव कुमार का इंतजार पूरा होगा। इस वीडियो से इतर दूसरे वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए वापस बॉर्डर पर पहुंच रहे शुवेंदु सरकार के फैसले के बाद, और देश के गृह मंत्रालय ने क्या फैसला लिया है डेमोग्राफिक चेंज पर पैनल बनाकर। ये अलग वीडियो में बनाएंगे जिसका लिंक आपको यहाँ पर भी जैसे ही वो वीडियो पब्लिश होगा मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर को शुरू करते हैं, क्योंकि देश की आर्थिकी एक कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। 26 मई को फिर से महंगाई का झटका लगा। सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। अभी देश निर्मला सीतारामन के द्वारा बताए हुए 3F पर विचार कर ही रहा था कि ये नई जानकारी आई। राजधानी दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी 83 रुपए 9 पैसे की हो गई है। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बढ़ोतरी है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 15 मई को सबसे पहले 2 रुपए बढ़े, फिर 17 और 23 मई को 1-1 रुपए की बढ़ोतरी हुई, और अब फिर से 2 रुपए, यानी कुल 6 रुपए। पेट्रोल डीजल के दाम भी 4 किश्तों में करीब 8 रुपए बढ़ चुके हैं, और कारण वही बताया जा रहा है, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस। पर यह बढ़ी हुई कीमतें केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, क्योंकि समस्या और गंभीर है। रुपया कमजोर है, विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से भाग रहे हैं, घरेलू निवेशक भी बड़े निवेश से बच रहे हैं, और जीडीपी ग्रोथ पर चिंता बढ़ रही है। और हर चीज के लिए मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन्हीं चिंताओं को जाहिर करते हुए 2 अहम लेख हमारे अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं। पहला है भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का। उनका मूल तर्क है, भारत की अर्थव्यवस्था से बाहरी झटकों से नहीं जूझ रही, असल संकट भरोसे का है, और सरकार को यह संकेत देना होगा कि आर्थिक मोर्चे पर कोई मजबूत लीडरशिप मौजूद है। सुब्रमण्यम सीधा सवाल दागते हैं, जब रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तो हु इज इन चार्ज, कमान किसके हाथ में है। उनका कहना है कि ऐसे समय में सिर्फ नीतियां काफी नहीं होती, नैरेटिव जरूरी होता है। लोगों को लगना चाहिए कोई क्रेडिबल व्यक्ति है जिसके पास साफ संदेश है। जैसे यूरोप में मारियो ड्राघी ने कहा था, व्हाटएवर इट टेक्स, यानी जो करना पड़ेगा करेंगे। मारियो ड्राघी जाने माने अर्थशास्त्री। 2012 में जब यूरो गिर रहा था, तब उन्होंने इस करेंसी को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी। सुब्रमण्यन का साफ कहना है कि हमारे नीति नियंताओं की चुप्पी भारी पड़ रही है। रुपए की कमजोरी सिर्फ ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट के संदर्भ में नहीं समझी जा सकती। युद्ध से पहले ही रुपया सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा था। आरबीआई के दखल के बाद भी 2022 से 2026 के बीच रुपया 20% से ज्यादा गिर चुका है, टूट चुका है। अब सवाल यह है कि निवेशकों का भरोसा क्यों घट रहा है। सुब्रमण्यन इसका जवाब प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। सरल भाषा में बताएं तो निजी कंपनियों का निवेश, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नया प्लांट बनाना, मशीनरी खरीदना, या किसी बड़े बिजनेस में पैसा लगाना। अगर इन कंपनियों को लगता है कि किसी देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो वे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं। अगर उन्हें जोखिम ज्यादा दिखता है, तो हाथ रोक लेती हैं। सुब्रमण्यन की एक बड़ी दलील है कि 2000 की शुरुआत में, साल 2000 की, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी के 17% तक पहुंचा था, लेकिन आज करीब आधा रह गया है। कोविड के बाद कुछ समय के लिए तेजी आई थी, पर टिक नहीं पाई। प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार के मुताबिक सरकार ने इसे ठीक करने के कुछ प्रयास किए, मसलन जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश, श्रम कानूनों में बदलाव, एफडीआई फ्रेमवर्क को और सरल बनाना, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट इत्यादि। लेकिन इसके बाद भी निवेश करने वालों को भरोसा नहीं मिल रहा। क्यों? सुब्रमण्यन के मुताबिक समस्या
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की नहीं, रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस की है। यानी कागज पर नियम बेहतर हो सकते हैं पर जमीनी हालात कुछ और हैं। मसलन अस्थिर नीतियां, केंद्रीय एजेंसियों का डर, मनमाने टैक्स, कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों को प्राथमिकता और विपक्षी राज्यों को कम महत्व, ये सब पहलू भरोसे को कम करते हैं। अगर ये सब सही करना है तो मंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेसी के लेवल तक बदलाव करने होंगे, यानी सिस्टम और सोच बदलनी होगी। ऐसे लोग लाने होंगे जो सच बोलने की हिम्मत रखते हो, ना कि सिर्फ चीयर लीडिंग करते हो, वाहवाही करते हो। अर्थव्यवस्था की इसी चिंता को आगे बढ़ाया एक और विद्वान ने। ICR यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के प्रतिष्ठित प्रोफेसर अशोक गुलाटी और सीनियर फेलो रितिका जुनेजा ने उनका लेख और भी ज्यादा सख्त आंकड़े और सवाल प्रस्तुत करता है। चेतावनी देता है कि अगर RBI ने कड़ा दखल नहीं दिया तो $1 की कीमत 100 रुपए तक जा सकती है। इस वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 6% से नीचे और महंगाई दर 6% से ऊपर जाने का खतरा है। इन दोनों विद्वानों के मुताबिक असली समस्या सरकार की फ्रीबीज यानी मुफ्त बांटने की संस्कृति है। वो फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि आज भारत अपनी यूरिया जरूरत का 20 से 25% आयात करता है। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया का लैंडिंग कॉस्ट $935 प्रति टन है, पर भारत में किसानों को ये $70 प्रति टन से भी कम पर दिया जा रहा है। नतीजा, इस बारी सब्सिडी की वजह से यूरिया की बड़ी पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया। वहां जितनी खाद सप्लाई होती है और जितनी खेतों में इस्तेमाल होती है उसमें 50% से ज्यादा का फर्क है। बाकी यूरिया नेपाल और बांग्लादेश स्मगल हो रही है या औद्योगिक इस्तेमाल में आ रही है। फूड सब्सिडी का भी यही हाल है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए फूड सब्सिडी का बजट करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए है। ये विद्वान सवाल पूछते हैं कि जब नीति आयोग के मुताबिक भारत में मल्टी डायमेंशनल गरीबी सिर्फ 11% बची है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटा जा रहा है? मल्टी डायमेंशनल गरीबी यानी जिसे सिर्फ आय के स्तर पर नहीं मापा जाता, साफ पानी, हवा, न्यूट्रिशन, सारे पहलू शामिल होते हैं। अशोक गुलाटी और रितिका जुनेजा सलाह देते हैं कि अगर इकोनॉमी सुधारनी है तो सरकार को 1991 जैसे कड़े आर्थिक सुधार करने होंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो संकट बहुत गहरा हो जाएगा। अर्थशास्त्र के बाद अब रुक करते हैं कूटनीति के गलियारों का। भारत में आज हुई क्वाड बैठक। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। साउथ चाइना सी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने यह साझेदारी की है चीन की दादागिरी को रोकने के लिए। दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद ये चारों देश साथ आए। सबसे पहले आपदा प्रबंधन के लिए एक अनौपचारिक समझौता किया। 2007 में तब के जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे एक पॉलिटिकल शेप दिया और नाम रखा गया क्वाड। उद्देश्य, जैसा बताया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को काउंटर करना। आज 26 मई को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक क्वाड मीटिंग हुई। बड़ी मीटिंग थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कई समझौतों का ऐलान किया। हाईलाइट, फिजी में एक ज्वाइंट पोर्ट के निर्माण का ऐलान। याद रहे, फिजी हिंद प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा आइलैंड देश है जिसने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर दस्तखत किए। इससे इतर भी कुछ समझौतों का ऐलान हुआ। मसलन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप और क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क। इन सब फैसलों पर चीन की प्रतिक्रिया आई। कहा, इन समझौतों के जरिए किसी दूसरे देश को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्वाड की साइडलाइंस पर भी कुछ समझौते हुए। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल बायलैटरल फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री अपने अगले देश के लिए रवाना हो गए। आर्मेनिया के दौरे पर गए। 4 दिन का भारत दौरा समाप्त हो गया। इस दौरान आगरा और जयपुर का देशाटन भी हुआ। मार्को रूबियो का दौरा अहम रहा क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के संदर्भ में उखड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। टैरिफ के मोर्चे पर भारत पर 50% तक की पेनल्टी भी लगाई गई थी। हालांकि मार्को रूबियो के दौरे को लेकर भारत में काफी हलचल दिखी। इसी संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस में इंटरनेशनल अफेयर्स के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर सी राजा मोहन का लेख छपा है। वो क्या कहते हैं? रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के आने पर नई दिल्ली में ऐसी बेचैनी नहीं दिखती जैसी किसी अमेरिकी नेता के आने पर दिखती है। वजह साफ है। राजा मोहन के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे वजनदार पार्टनर है। दोनों के रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव भी है। अमेरिका के साथ भारत के एलीट वर्ग के सोशल और एजुकेशनल लिंक्स गहरे हैं। बिजनेस से लेकर पॉप कल्चर तक हर पहलू पर अमेरिका एक बड़ा फैक्टर है। भारत की अंग्रेजी तक बदल गई इनके चक्कर में। पहले ब्रिटिश असर था, अमेरिकी स्टाइल है। लेकिन इस रिश्ते में एक विरोधाभास भी है। भारत में अमेरिका विरोधी भावनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। आज रिश्ते बदल गए। अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
उसने भारत को पाकिस्तान से डिहाइफनेट कर दिया, एक सांस में लाइन नाम नहीं लेता। चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एक अहम पार्टनर भी माना। तो डर किस बात का है? राजा मोहन लिखते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल ने पुरानी चिंताओं को फिर से जिंदा कर दिया है। भारतीय निर्यात पर टैरिफ की धमकियां, रूसी तेल आयात पर दबाव और चीन में पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख को लेकर भारत में रुख को लेकर असमंजस है। रूबियो का यह दौरा इस चिंता को कम करने की एक कोशिश है। राजा मोहन भारत सरकार को 3 नसीहतें देते हैं। पहली, भारत को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या उसने पिछले 2 दशक में अमेरिका की तरफ से दिए गए रणनीतिक मौकों का पूरा फायदा उठाया, ठीक उस तरह जैसे डेंग शियापिंग ने चीन के लिए उठाया था। दूसरा, ट्रंप के दौर का अमेरिका पहले जैसा नहीं है। ट्रंप गठबंधनों से ज्यादा एक तरफा फैसलों में यकीन रखते हैं, भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। और तीसरी और सबसे अहम सलाह, अमेरिका की नीतियां चाहे जो भी हो, भारत को अपनी आर्थिक तस्वीर को तेजी से बदलना होगा, मजबूत करना होगा। अमेरिका की दोस्ती एशिया में संतुलन बनाने में मदद कर सकती है, पर यह आत्मनिर्भरता का विकल्प नहीं है। कुलजमा सी राजा मोहन लिखते हैं कि भारत के पास विकल्प हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। हमने आज आपको 3 आलेखों का सार बताया, इस पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को सब्सक्राइब करें, उस पर लगातार हम वैचारिकी सेक्शन में विद्वानों के लेख आपको बताएंगे। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर पर, जो आई है कर्नाटक से। सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान है। हमारे नेशनल पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया मनोज सीजी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसेज दिया है कि पार्टी बदलाव की तरफ देख रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि ये बिना किसी टकराव के हो, सम्मानजनक तरीके से हो, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना होगा। सिद्धारमैया को सोचने के लिए वक्त भी दिया गया है। इधर डीके शिव कुमार का कैंप अपने लिए अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं निश्चिंत नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक से आते हैं। महत्वाकांक्षाएं उनकी भी अपनी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सीजी मनोज। They have told, the High Command has told Siddaramaiah that you will have to step down. इसको एक ट्रांसिशन is the larger word that they have used, कि एक ट्रांसिशन चाहते हैं लीडरशिप में, गवर्नमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आप चूज करते हैं उसका टाइमिंग वगैरह, बट कैसे करना है आपके सामने। वी हैव अ प्रपोजल, आप जो पोस्ट चाहते हैं दैट यू कैन टेक। आप स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आप वो बनिए। राज्यसभा का इलेक्शन होना है कर्नाटक में, 4 सीट वेकेंट हो रहे हैं, उसमें 3 कांग्रेस जीत सकती है, उसमें 1 सीट आपको दे सकते हैं। एट ए लेटर डेट आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बन सकते हैं राज्यसभा में, ऑल्दो ही सेज ही इज नॉट वेरी कीन टू कम टू दिल्ली। तो एक प्रपोजल रखा है उनके सामने। इसके बाद 6 घंटे का मीटिंग चलता है। इसके बाद सिद्धरामैया जी बैंगलोर रवाना होने से पहले उनके कुछ मिनिस्टर्स जो साथ में आए थे उनके साथ एक डिनर मीटिंग करते हैं। उसमें कुछ सूत्र हमें बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो हाई कमांड ने उनको ये बोला है कि स्टेप डाउन कर जाए, और वो शायद यही सोच रहे हैं कि एक सीएल की मीटिंग बुला लें और रिजाइन कर लें। ऑल्दो उनके जो एमएलए जो उनके सपोर्ट में है और स्टेट लीडरशिप में भी काफी तबका उनके सपोर्ट में है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपको यू हैव टू वेइ ऑल द ऑप्शंस। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में हम आपको न सिर्फ खबरें बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन खबरों को किस नजरिए से समझें, इसके लिए विद्वानों के आलेखों का भी जिक्र कर रहे हैं। ये कोशिश, ये मुहिम आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं। यदि आपको लगता है कि इन वीडियोस को देखकर आपकी एक नागरिक के तौर पर समझ विकसित हो रही है, तो न सिर्फ देखें बल्कि अपनी राय भी रखें और इसे अपने दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर साझा भी करें। आप तक निरंतर इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के वीडियो पहुंचते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। यह है साहस की पत्रकारिता, यह है इंडियन एक्सप्रेस।